क्लास 11th के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कोई भी परमाणु के अंदर त्रिज्या जो होती है, जो कक्षाओं की त्रिज्या होती है, उन त्रिज्याओं को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जो नील्स बोहर के द्वारा दिया गया था सूत्र। आज हम लेने जा रहे हैं वो है कि एक परमाणु जो होता है, उस परमाणु के अंदर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने के लिए कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो, बाहर निकालना है हमें, तो ऊर्जा को निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब क्या होता है, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए ऊर्जा का जो यहां मान नील्स बोहर ने दिया है, वो दिया है माइनस के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर कि किसी परमाणु की एक कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। और ये सूत्र देने वाले कौन थे? नील्स बोहर। नील्स बोहर ने ये सूत्र दिया था। अब देखो, ऊर्जा है तो ऊर्जा को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ई से, कैपिटल ई बराबर ये आता है 13.6 इंटू, अब 13.6 ये क्या होना, पूरा एक डेरिवेशन होता है जो आप क्लास 12 के अंदर फिजिक्स में पढ़ोगे। अपने केमिस्ट्री के अंदर केवल इनके सूत्र डायरेक्ट दिए हुए कि इन सूत्रों से हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इसका सूत्र है। लेकिन मैंने अभी कहा कि हम ऊर्जा जो है ना खर्च कर रहे हैं, तो ऊर्जा खर्च करने के लिए इधर आगे जो है ना ये माइनस लिखा जाता है, माइनस 13.6 इंटू ये, और ऊर्जा को यहाँ किसके रूप में दिया गया है? वोल्ट, इलेक्ट्रोन वोल्ट के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, जेड आप जानते हो क्या होता है? जेड परमाणु क्रमांक, और एन क्या है? वह कक्षा है जिसकी हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हो, उस कक्षा का नाम होता है। अब सबसे बड़ी बात वही आती है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, ये किसके लिए दिया गया है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया गया है तो परमाणु क्रमांक 1 होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन 1 आता है अपना कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अब आपको ये सवाल दे दिया। अब हमें हाइड्रोजन परमाणु लेना है, तो आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप सूत्र लिखेंगे। अब ये कौन सी कक्षा पूछी है? दूसरी, तो यहां लिख दो E2। ठीक है, बराबर माइनस 13.6 इंटू सूत्र क्या आ रहा है? अब देखो जेड, यहां पर जेड क्या होगा? 1, और एन क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि एन हमें क्या दिया है? दूसरी कक्षा के लिए दिया गया। तो दूसरी कक्षा के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो एन बराबर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं तो यहां जेड का मान मतलब 1 का स्क्वायर बटा एन कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब इसको हल करो तो क्या आएगा? माइनस 13.6 इंटू 1 बटा कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो 4 के हिसाब से लिखेंगे, है ना। तो ये E2 बराबर, अब 4 का भाग 13.6 में जब अपन देते हैं
और आगे आप दोस्तों ध्यान रखिएगा माइनस के अंदर मान आता है तो 13.6 में जब ज्ञात करते हैं तो देखो 4 का भाग देना है तो 4 3 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, अब पीछे 1 रहा उसके बाद पॉइंट आया तो पॉइंट, अब नीचे क्या जाएगा 6, तो 4 चौक 16 तो 3.4, लेकिन आगे क्या आएगा माइनस ईबी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखा जाता है। तो आपको ये जनरली ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा से, कितनी दूसरी कक्षा से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये पहला सवाल है। अब एक सवाल और अपन करते हैं, जैसे हम जनरली कहते हैं कि तीसरी या चौथी ऐसी कक्षा, जैसे 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 मान हम देखते हैं तो m का मान इसके अंदर चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसका दूसरा सवाल। ये परीक्षा के अंदर ध्यान रखिएगा छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं तो ये जनरली याद रखना है आपको। देखिए आगे का सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करो। अब क्या दे रहा है ये, देखो ये दे रहा है तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब यहां पर देखिए हम लिखेंगे E3 बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। अब Z का मान 1, लेकिन N का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप सूत्र में मान लिखेंगे तो E3 बराबर -13.6 इंटू, अब देखो आप Z का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो E3 बराबर -13.6 इंटू 1 बटा क्या आ जाएगा 9। अब 13.6 में हम किसका भाग देंगे 9 का भाग देंगे। जब आप 13.6 में 9 का भाग दोगे तो ये लगभग मान आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आगे क्या आएगा माइनस में। देख लो आप, देखो 9 13 एक बार, पीछे कितने रहे 4, ठीक है। अब 4 रहेंगे फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 नीचे लोगे 46 हो गए, तो 9 पंजा 45, 45 हो गया, 46 में से फिर 1 फिर 0, ऐसे करके आगे से आगे मान आता है, ठीक है। तो ये अपना इसके अंदर दूसरा सवाल है कि भाई एक हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आज ये अपना इस वीडियो के अंदर एक तो अपन ने ले लिया है ये, और अब लेते हैं कि एक परमाणु जो होता है उसकी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने वेग से गति करते हैं, तो उस वेग के बारे में अपन चर्चा करते हैं। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब एक परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है उस इलेक्ट्रॉन की गति से यानी उसका जो वेग है उसको ज्ञात करने के लिए नील्स बोर ने एक सूत्र दिया था। अब आपको मैं ये पहले से सूत्र लिख दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। सूत्र जो मेन आता है वो ये है, ये दिया हुआ है, देखो आप, v मतलब वेग बराबर 2 पाई e² अपॉन h इंटू z अपॉन n मीटर प्रति सेकंड के रूप में दिया गया। अब ये सारे क्या है स्थिरांक है, आपको पता है ना पाई का मान कितना होता है 22/7 के रूप में लिखा जाता है, यानी 3.14 के आसपास इसका मान होता है, ठीक है। अब देखो जब हम ये सारे जो मान दिए गए हैं वो यहाँ देख लो, E का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4.803 इंटू 10 की घात -10, H प्लांक नियतांक है जिसका आगे और उपयोग किया जाएगा
वो है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 के रूप में। फिर z क्या है आप जानते हो, देखो पाई h और e, इन तीन के मान पाई h और e ये इनके मान रख दिए, और इस सूत्र में मान रखकर जब इसको पूरा हल किया नील्स बोहर ने, तो नील्स बोहर ने ये बताया कि जब हम इन मान में रखते हैं तो जनरली जो वेग का सूत्र प्राप्त होता है वो ये आता है। देखिए आप 2.188 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन। अब जेड और एन आप जानते हो, एन है कक्षा और जेड क्या होता है परमाणु क्रमांक। अब इसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है, जैसे अपन एक सवाल ले लेते हैं इसका कि आपको सवाल दिया कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। अब जब इस टाइप का आपको सवाल पूछते हैं तो सवाल में आपको ये सूत्र नहीं लगाना है। अब आप डायरेक्ट कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला सूत्र लगाओगे, क्योंकि यहां देखो ये संख्या पूरी दी हुई है। अगर अपन इसको लेके पूरा हल करते हैं तो उसमें अपना समय बर्बाद होता है, इसलिए अपन ये पूरा ये इस तरह से मान ले लेते हैं। और Z और N देखना है। अब Z हाइड्रोजन के लिए एक और N कौन सी दी है, दूसरी कक्षा दी है, ठीक है। अब ये मान रख दो आप, तो V बराबर क्या होगा, देखो 2.188 इंटू 10 की घात 8 इंटू, अब Z का मान 1 है बटा 2, पीछे क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसको तो रहने दो, आप क्या कीजिए 2.188 में 2 का भाग दे दो, ठीक है। जब आप इसमें लेंगे, अब ये कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तो यहाँ V2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका भाग दोगे 188 का अगर अपन आधा लेते हैं तो 188 का आधा अपन करते तो लगभग इसमें आएगा, देखो इसका मान आएगा 1.094 के हिसाब से आता है इंटू 10 की पावर 8, ये इससे कटा है 1.0, क्योंकि एक में जाएगा नहीं, 18 का आ गया 9 और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। अब पीछे क्या लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उस हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या आएगा 1.094 इंटू 10 की पावर 8। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो आपको सेल्फ यानी खुद करना है, वो है हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। ये आपको खुद करना है सेल्फ, ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो ये दोनों वीडियो के अंदर ये करवाया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब त्रिज्या, वेग और ऊर्जा के बारे में, तो किताब में वो चीजें नहीं दी हुई है, लेकिन आपको ये जनरली ध्यान रखनी है क्योंकि ये नील्स बोहर परमाणु मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे नील्स बोहर परमाणु मॉडल की कमियां और एक सिद्धांत पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। धन्यवाद।